आप लोगों को मैंने एलसीआर सर्किट पूरा कंप्लीट करा दिया था और उसके बाद मैंने एवरेज पावर का पूरा डेरिवेशन भी करवाया था। आज की क्लास में एलसीआर सर्किट के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन विल प्रोसीड टू द कॉन्सेप्ट सच एज वॉटलेस करंट, एलसी ऑसिलेशन और ट्रांसफार्मर, और कोशिश करूंगा आज की क्लास में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूं। हेडिंग डालें, क्वेश्चन लिखें, अ साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू, a sinusoidal voltage of peak value 283 volt, a sinusoidal voltage of peak value 283 volt and frequency 50 hertz and frequency 50 hertz is applied to a LCR circuit, to a series LCR circuit, to a series LCR circuit in which R is equal to 3 ohm, L is equal to 25.48 millihenry, R is equal to 3 ohm, L is equal to 25.48 millihenry and C is equal to 796 mu farad. 796 mu farad. Find point number 1. Find point number 1. The impedance of the circuit. Find point number 1, the impedance of the circuit. Point number 2, phase difference between the voltage across the source and current. Phase difference between the voltage across the source and current. Third, the power dissipated in the circuit. Third, the power dissipated in the circuit. Fourth, the power factor. Fourth, दी पावर फैक्टर। कुल मिला के ये चार चीजें आपको पता करनी है। एक साइनोसॉइडल वोल्टेज की पीक वैल्यू 283 दी गई है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया गया है, आर पता है, एल पता है, सी पता है। आर इज इक्वल टू 3 ओम, एल इज इक्वल टू 25.48 मिली हेनरी, सी इज इक्वल टू 796 म्यू फेराड। Find point number 1, the impedance of the circuit. Point number 2, phase difference between voltage across the source and current. Point number 3, the power dissipated in the circuit, and the point number 4 is power factor. एक एक चीज आपको फॉर्मूले के टर्म्स में मैंने पूरा लिखाया हुआ है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए, किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये जो क्वेश्चन है इसको एक एक करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आपको ई नॉट की वैल्यू दी गई है, दैट इज 283 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको आर की वैल्यू भी दी गई है, दैट इज 3 ओम। आपको एच यानी एल की वैल्यू दी गई है 25.48 मिली हेनरी। मिली हेनरी का मतलब है 25.48 इंटू 10⁻³ हेनरी, और आपको सी की वैल्यू 796 म्यू फेराड दी गया है, यानी 796 इंटू 10⁻⁶ फेराड के बराबर। आपको निकालना है पहले बीट में Z इज इक्वल टू होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यानी मुझे अलग से XL और XC निकालना चाहिए। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, XL ओमेगा डायरेक्टली हमें नहीं पता, लेकिन 2 पाई म्यू L को लिख सकते हैं। 2 पाई म्यू L मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू म्यू इज 50 एंड एल की वैल्यू आप क्या लिखोगे 25.48 इंटू 10⁻³ और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्सएल कितना निकल के आ रहा है 8 ओम निकल के आ गया। तो ये आपका पहला बिट है। सेकंड इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए था इस सवाल को सॉल्व करने के, दैट इज 1/ओमेगा c, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई म्यू सी के बराबर। और जब आप इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे 2 इंटू पाई दैट इज 3.14, म्यू इज 50 इंटू 796 इंटू 10⁻⁶, जो आप इसे सॉल्व कर रहेंगे, दिस इज टर्निंग आउट टू बी 4 ओम। XC आपका 4 ओम आ गया, XL आपका 8 ओम आ गया। आप इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर दीजिए। Z इज इक्वल टू √R कितना दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 3 होल स्क्वायर दैट इज 9, 8 - 4 इज 16, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे आएगा √25 दैट इज 5 ओम के बराबर। फर्स्ट बिट का आंसर आपका आ गया। देन सेकेंड बिट है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है
एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर के बराबर, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, ये सही लिखा हूं, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज 8 माइनस 4 इज 4, वेयर एज आर इज दिस, तो फाई यानी थीटा, या फाई बोलूं या थीटा बोलूं एक ही बात है, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 4/3, और जब आप इसे सॉल्व करते हैं आता है 53.1 डिग्री। तो मेरे ख्याल से 2 बिट तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। देन इज थर्ड बिट, दैट इज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसे मैं मिटा रहा हूं, ये ऑलरेडी हम आप इसका काम ऑलरेडी आप लोगों ने ले लिया है, तो इसे मैं मिटा रहा हूं। पावर डिसिपेटेड कितना होगा, तो मैंने लिखवाया था P एवरेज इज इक्वल टू I एवरेज का होल स्क्वायर इनटू I स्क्वायर R, Z के बराबर होगा। अब IV आपको निकालना होगा, IV इज इक्वल टू क्या होता है, ERMS बाई Z लिख सकते हैं क्या, या IV इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I नॉट बाई √2, ERMS कैन बी रिटन एज I नॉट बाई √2। अब मुझे I नॉट पता है क्या, वी डोंट नो I नॉट, बट पीक वैल्यू अगर मुझे पता है तो मैं I नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, E नॉट बाई Z लिख सकता, E नॉट बाई Z, E नॉट आपको 283 दिया हुआ है, बाई Z, Z की वैल्यू आपने 5 निकाली है, सॉल्व कर दीजिए आपको क्या आ जाएगा, I नॉट निकल के आ जाएगा 283/5, 283/5 अगर आप लिखेंगे और तब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, बताइए जरा इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I नॉट, 283/5 करिए कैलकुलेटर से, 56.6 एम्पेयर। जब आप इसको यहां पर IV निकालने के लिए यूज करेंगे तो 56.6 बाई √2 यानी 1.414 सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, 40 एम्पेयर आएगा। तो यहां से आपका क्या निकल के आ गया, IV निकल के आ गया। वंस यू नो द वैल्यू ऑफ IV, 40 का होल स्क्वायर इंटू Z, Z इज 5, इसको सॉल्व करेंगे 1600 इंटू 5, 16 पंचे 80 और प्लस 00 है ना, ये कितना आ रहा है 8 किलो, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट, 8 किलो वॉट विल बी दी एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट। I स्क्वायर R, सॉरी यहां Z लिख दिया, R होगा ना, I स्क्वायर R, ये 3 आएगा, छोटी सी गलती हो गई, दिस इज 4.8 किलोवाट, 4.8 किलोवाट, 4.8 किलोवाट। एंड द लास्ट बिट इज आपको पता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर मतलब cos फाई, पावर फैक्टर मतलब क्या होता है, cos फाई। cos फाई कैसे निकालेंगे, cos फाई का फॉर्मूला होगा cos इज इक्वल टू, वो इंपेडेंस ट्रायंगल बनाइए, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 5। cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 3/5, और 5 तो cos फाई यानी पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, cos फाई इज इक्वल टू 3/5, और डिग्री में अगर बोलेंगे तो कितना आएगा, 0.60 डिग्री। होप कि ये वाला सवाल, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट इस सवाल में जुड़े हुए थे वो आपका क्लियर हो गया होगा। गॉट इट, डन। चलिए, थोड़ा कैलकुलेटिव था, ऑब्वियसली एग्जाम में थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, और ये जो पर्टिकुलर सवाल है 2018 सीबीएसई में पूछा हुआ सवाल है, तो इसलिए भी आपको पता होना चाहिए कि 5 नंबर में इस तरह का सवाल पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल में। हेडिंग डालें व्हाट लेस करंट, व्हाट लेस, WATT, व्हाट लेस करंट, व्हाट लेस करंट। आपको मैंने 2 ऐसे केसेस दिखाए हैं जहां पे नेट पावर 0 हो रहा था। स्पेशल केस को एक बार आप अपनी कॉपी में खोलें तो आपको दिखाई देगा, रेजिस्टिव के बाद प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट वाज 0। देखिए एक बार, स्पेशल केस 2 और 3 चेक करिए, पावर कितना आ रहा है, एवरेज पावर 0 आ रहा है। ऐसा कोई भी सर्किट जिसका पावर 0 है उसी को ना वॉटलेस बोलेंगे। तो 2 ही सर्किट हैं जिसके पावर क्या होते हैं, 0 होते हैं। कौन कौन से, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट, राइट। द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस, द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस, द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस, पावर कंजम्पशन 0 है। नो पावर मतलब पावर कंजम्पशन इज 0, कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड
वॉटलेस करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट और आइडियल करंट, वॉटलेस करंट और आइडियल करंट, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज. इफ द सर्किट कंटेन्स आइदर इंडक्टिव और कैपेसिटेंस, either inductance or capacitance only, if a circuit contains either inductance or capacitance only, then the phase difference between the current and voltage is zero. If the circuit contains either inductance or capacitance only, then the phase difference between current and voltage is 90 degree and cos 90 degree क्या आया था, जीरो आया था. तो एवरेज पावर भी क्या निकल के आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. IV इंटू EV इंटू कॉस ऑफ फाई. इफ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस 90 और कॉस 90 इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो. देयरफॉर एवरेज पावर डिसिपेटेड कितना हो जाएगा, जीरो. ऐसी कोई सर्किट जिसमें कोई पावर कंजम्पशन हो ही ना, कोई पावर कंजम्पशन ना हो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट अगर है जिसमें ना तो इंडक्टर है ना कैपेसिटर है, ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट या वॉटलेस सर्किट बोल सकते हैं. व्हाट इट. उसके नीचे आप ये लिख लें, इसके नीचे आप ये लिख लें जो मैंने यहां लिखा है, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री. और अगर फेज डिफरेंस 90 यानी फाई की वैल्यू 90 है तो कॉस फाई क्या होगा, जीरो. और कॉस फाई जीरो मतलब पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. लिखिए उसके नीचे, इफ द रेजिस्टेंस इन एन एसी सर्किट इज जीरो, इफ द रेजिस्टेंस इन एन एसी सर्किट इज जीरो, if the resistance in the AC circuit is zero, although current flows in the circuit, although current flows in the circuit, yet the average power remains zero, yet the average power remains zero, that is there is no energy dissipated in the circuit. If the resistance in an AC circuit is zero, although current flows in the circuit, yet the average power remains zero, that is there is no energy dissipation in the circuit, energy dissipation in the circuit. दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लिखें. एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी. एसी का डीसी के ऊपर क्या एडवांटेज है, मेरे ख्याल से आपको पता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी. AC generation is easy and economical. First point, AC generation is easy and economical. मैंने इस बारे में आपसे पहले भी जिक्र किया होगा कि एवरेज जो AC करंट है यानी अल्टरनेटिंग करंट है उसका बनाना भी आसान है और उसको बनाने में जो खर्चा लगता है वो भी सस्ता है. कई तरीके से आप AC जनरेट कर सकते हैं, वो मैंने आपको समझाया होगा. आप न्यूक्लियर पावर प्लांट से AC कर सकते हैं, कोई भी पावर प्लांट से आप एसी कर सकते हैं. बस ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज 3000 आरपीएम पे आपको क्या करना होगा, टरबाइन को घुमाना होगा. टरबाइन विल बी कनेक्टेड टू अ डायनामो, डायनामो विल कन्वर्ट दैट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और 3000 आरपीएम पे नाचकर जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है तो 50 हर्ट्ज का होगा एंड दैट इज एक्चुअली एसी. सेकंड, इट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू डीसी विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर. इट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू डीसी विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर. रेक्टिफायर की मदद से आप बड़ी आसानी से किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीसी, एसी को डीसी में. पढ़ेंगे अगले टर्म में जहां पर आपको सेमीकंडक्टर्स पढ़ाऊंगा, वहां पे पढ़ाऊंगा हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. तो वहां पे फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में पढ़ाएंगे. लिखिए थर्ड पॉइंट, इन एसी एनर्जी लॉस इज मिनिमम. इन एसी एनर्जी लॉस इज मिनिमम, so it can be transmitted over large distance. AC can be transmitted over large distance because energy transmission के दरमियान जो एनर्जी होती है वो जीरो होती, लॉस. In AC energy loss is minimum, so it can be transmitted over large distance. Second, disadvantage of AC over DC. Disadvantage of AC over DC. याद है क्या डिसएडवांटेज बताया था आपको, काफी ज्यादा डेंजरस होता है. वाई इट इज, बिकॉज वो क्या होता है, अट्रैक्टिव. लिखिए
AC shock is attractive while DC shock is repulsive. AC shock is attractive while DC shock is repulsive. So AC is more harmful. AC is more harmful. ये ज्यादा हार्मफुल है. इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये ज्यादा हार्मफुल क्यों है. नेक्स्ट, AC cannot be used in electroplating process. AC cannot be used in electroplating process because here constant current is needed. Here constant current is needed, which is provided by DC. Electroplating process, here constant current is needed, which is given by DC. इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, जहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाया था, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर मैंने बताया था आपको कि दो तरीके से करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन अगर यूनिडायरेक्शनल करंट होगा तभी वो एनोड जो है वो कैथोड के ऊपर क्या होगा, जाके डिपॉजिट होगा, और एनोड अगर कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होगा तो वो इलेक्ट्रोप्लेट करेगा. अगर मान लीजिए आपका फ्लक्चुएटिंग करंट है तो एक क्षण एनोड से कैथोड पे गया और उसी क्षण अगले क्षण कैथोड से एनोड पे आया, तो जो डिपॉजिट होगा वो फिर वापस एनोड के ऊपर जगह आ जाएगा, तो वहां पे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं. तो ये 4-5 जो पॉइंट मैंने अभी आपको लिखवाया है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे अगर पूछ ले आउट ऑफ दी 4 पॉइंट्स विच इज दी डिसएडवांटेज, आप टिक कर देंगे. आउट ऑफ दी 4 पॉइंट्स व्हाट इज द एडवांटेज, यू कैन टिक आसान से. एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करते हैं, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो चाहे वो आईआईटी में पूछा जाए या एनआईटी में नीट में पूछा जाए या फिर आपके बोर्ड में भी पूछा जाए, ये नॉट वर्ड जो है ना, ये काफी सारा मिस्टेक कराता है. आपसे कह रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ दिस. आप पढ़ रहे हैं चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो है, ये तो है, ये तो है. एक ऑप्शन जरूर आपको ऐसा मिलेगा जहां पे तीनों जो एडवांटेज है वो जरूर वहां पे दिख जाएगा. पर अगर ये नॉट वर्ड वहां लिखा है, यानी आपको बताना है कि कौन सा इसका एडवांटेज नहीं है, माने विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज, तो वहां पे थोड़ा सा सतर्क रहना है. नॉट वर्ड बहुत तेजी से क्वेश्चन पढ़ने में नहीं कई बार दिखता है. अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं. जो प्रैक्टिकली जब आप पेपर पे बैठेंगे और जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा, उसमें जब वो नॉट वर्ड लिख दूंगा गलती से बीच में और आपको उसको नहीं दिखेगा, तो आप जानता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे. क्यों? आपसे पूछ रहा था नॉट दी एडवांटेज, आपने एडवांटेज समझ के टिक मार दिया, तो आंसर गलत हो जाएगा. तो उसका जरा सा ख्याल करना है जब कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं. हेडिंग डालें एलसी ऑसिलेशन. हेडिंग डालें एलसी ऑसिलेशन. अब देखिए व्हाट इज एलसी ऑसिलेशन. एक ऐसी सर्किट जिसमें दो चीजें बनी गई हैं. क्या? एक है एल यानी इंडक्टर लगा हुआ है, और एक है सी दैट इज कैपेसिटर लगा हुआ है. एनर्जी एल से सी के बीच में जब ऑसिलेट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशन. कैसे करता है उसको समझते हैं, पर उससे पहले आप एक सर्किट डायग्राम बनाएं और जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखें. राइट. व्हेन अ कैपेसिटर इज सप्लाइड विथ एसी करंट, व्हेन अ कैपेसिटर इज सप्लाइड विथ एसी करंट, it supplied with AC current, it possess charge. It possess charge. When capacitor is supplied with AC current, it possess charge. Full stop. When the charge capacitor is connected with an inductor, when this charge capacitor is connected with an inductor, charge capacitor when connected with an inductor, current flows through the inductor, current flows through an inductor, current flows through an inductor, giving rise to magnetic flux, giving rise to magnetic flux, giving rise to magnetic flux, comma, hence induced EMF is produced in the circuit. Induced EMF is produced in the circuit. Full stop. यहां तक पहले कहानी समझते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे. हम लोगों ने क्या किया है, पहले कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, इसको करंट देके पहले हमने से चार्ज कर दिया.
चार्ज करने के बाद करंट को वहां से हटा दिया गया, यानी जो सोर्स था उसको वहां से हटा लिए, और हटाने के बाद अब ये एक सिचुएशन पैदा हुई है जहां पे यहां पे क्या है, चार्ज है, और यहां पे क्या लगा हुआ है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। जैसे ही आप इस कैपेसिटर को, कैसे कैपेसिटर को, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ लगाएंगे, ये यहां से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड से एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्योंकि यहां पे चार्ज है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ जिसकी वजह से करंट इसके अंदर क्या करने लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा। तो एक करंट इसके अंदर फ्लो करेगा। अगर एक करंट इसके अंदर आई फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली एक इंडक्टर के अंदर जब आई फ्लो करता है तो मैंने आपसे बताया था इसके चारों तरफ क्या बनने लग जाएगा, फील्ड पैदा होने लग जाएगी। और जैसे ही इसके चारों तरफ फील्ड पैदा होगी, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पे क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, सारे के तब तक यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता रहेगा जब तक ये पूरा पूरा क्या हो गया, डिस्चार्ज ना हो जाए। ये डिस्चार्ज होकर पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देगा, इस इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। यानी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। ये मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब अगर एक बार ये पूरा पूरा मैग्नेटिक एनर्जी में प्रोड्यूस हो गया, ये जिसको पैदा करता है वो उसी को क्या करता है, अपोज करता है। अब ये क्या करेगा, उसको अपोज करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से करंट विल अगेन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस टू अगेन दिस। और जब ये ऐसा वापस से उसके ऊपर करंट फ्लो कराएगा तो चार्ज यहां से फिर वहां शिफ्ट कर जाएगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी, यानी मैग्नेटिक एनर्जी विल अगेन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल में, मैकेनिकल किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल में। और इस प्रकार से एनर्जी ऑसिलेट करेगी किसके किसके बीच में, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। इसलिए इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन। व्हाट इट, ये डायग्राम उसके नीचे बनाए, ये डायग्राम उसके नीचे बनाए। कि किस प्रकार से एनर्जी ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। बना लिए, वेरी गुड। इस जगह पे क्या प्रेजेंट था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस जगह पर क्या प्रेजेंट है, मैकेनिकल एनर्जी। एंड देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एंड मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एलसी ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन। लिखिए आगे, ड्यू टू दिस द चार्ज और एनर्जी ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेस, ड्यू टू दिस the charge or the energy on the capacitor decreases, due to this the charge or the energy of the capacitor decreases, an equivalent amount of energy, due to this the charge or energy on the capacitor decreases and an equivalent amount of energy is stored in the inductor, is stored in the inductor in the form of magnetic field, stored in the form of magnetic field. When the discharging of capacitor completes, when the discharging of the capacitor completes, current and magnetic flux linked with L, when the discharging of the capacitor completes, current and the magnetic flux linked with the inductor starts decreasing, therefore current and the magnetic flux linked with L starts decreasing, therefore an induced EMF is produced, therefore an induced EMF is produced which recharges the capacitor in opposite direction, which recharges the capacitor in opposite direction. This process of charging and discharging of capacitor, this process of charging and discharging of capacitor
is repeated, this process of charging and discharging of capacitor is repeated and energy taken once from source keeps on oscillating between C and L. Repeated and energy taken from the source keeps on oscillating between C and L. C and L hence is known as LC oscillation. Hence is known as LC oscillation. Hence is known as LC oscillation. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान देकर देखिए, यहां पर हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? किरचॉफ लॉ लगाएंगे एक सर्किट में। तो किरचॉफ लॉ जब हम लोग इसके अंदर लगा रहे हैं तो यहां पे दो ही वोल्टेज है, एक वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर और एक वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर। वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर इज Q बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन लिखेंगे when you apply किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये इक्वेशन वहां पर मिलती है। ये इक्वेशन का आप लोग करेंगे क्या? आप क्या करिए, I को आप क्या करिए, I को आप क्या लिख सकते हैं? dq बाई डी टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? आप di बाई डी टी इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, कैन आई राइट डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। I को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कैन आई राइट डी स्क्वायर डी टी बाई डी टी स्क्वायर। कैसे? आप d ऑफ I की जगह पर क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी I की जगह क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी। अभी ये डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर अगर मेरे को एक बार मिल गया तो मैं इस डी आई बाई डी टी की जगह पे एक नया टर्म लिख रहा हूं, दैट इज क्यू बाई सी माइनस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन का मतलब है कि यहां की एनर्जी अगर घट रही है तो यहां की एनर्जी बढ़ रही है, और यहां की एनर्जी बढ़ रही है तो यहां की एनर्जी घट रही है। तो नेगेटिव साइन उसको डिनोट कर रहा है। तो अगर मैं इसे दोनों उस साइड लेकर चला जाऊं तो मैं लिख सकता हूं एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। ये मैं ऐसा लिख सकता हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। यहां तक कोई डाउट है? क्या किया है मैं बता देता हूं। यहां पे हमने किरचॉफ लॉ लगाया, दो ही वोल्टेज है, एक इसका वोल्टेज एक इसका वोल्टेज। इसका वोल्टेज है क्यू बाई सी, ये फॉर्मूला आपने चैप्टर नंबर 1 के ये 2 के लास्ट में पढ़ा था। इसका आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, वहां पे वोल्टेज क्या आता है? एल डी आई बाई डी टी। दोनों चूंकि एक सर्किट में एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन यूज हुआ है। क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, करंट इज इक्वल टू चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम। अब अगर मैं I को टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो I की जगह मैं डी क्यू बाई डी टी रख दिया, I की जगह मैं डी क्यू बाई डी टी रखूंगा तो ऐसे रखेंगे। ये क्या हो जाएगा? डबल डिफरेंशिएटिव का चार्ज बाई डी टी स्क्वायर, यानी डी आई बाई डी टी के अगर टर्म में आप डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने ऐसा लिख दिया। आपके मन में डाउट है सर ये करके हम करेंगे क्या? हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि यहां पे ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे प्रूफ होता है कि कोई भी पर्टिकुलर वेव ऑसिलेशन कर रही होती है कि नहीं कर रही होती है? ये प्रूफ कैसे होता है? ये कैसे प्रूफ होगा ये अभी मैं आपको समझाता हूं। जब कभी भी कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है तो उसको अगर मैं इस फॉर्मेट में लिख दूं, दैट इज डेल स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं उसे इस फॉर्मेट में लिख दूं, अगर मैं उसे किसमें लिख दूं? इस फॉर्मेट में लिख दूं, तो मैं 100% बोलता हूं कि ये बॉडी क्या कर रही होती है? ऑसिलेट कर रही होती है।
ये क्लास 11th के आखिरी चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं। तो वहां पे किसी भी बॉडी को ये बताना हो कि वो ऑसिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये इक्वेशन जैसे आप कह रहे हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, अगर कोई लाइन फॉलो करती है तो आप क्या कहते हैं, वो स्ट्रेट लाइन है। ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर r है तो हम कहते हैं इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ऐसे ही जब कभी भी कोई बॉडी इस इक्वेशन को फॉलो करती है तो मैं कहता हूं वो ऑसिलेशन, वो ऑसिलेशन में। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करिए, एल डी, अच्छा यहां से थोड़ा सा और एक काम कर दें, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, मैं एल को नीचे ले आता हूं तो माइनस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0। जरा कंपेयर करिए, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एक्स के जगह पे यहां पे क्या लिखा हुआ है, चार्ज, ओमेगा नॉट होल स्क्वायर एक्स, ये 1 अपॉन एल सी क्यू, ये एक्स के जगह क्यू है, इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मैं एक चीज कंपेयर करके लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ऐसे कभी हम लोग डिराइव किए थे क्या, जरूर किए होंगे। कहां पे किए थे, रेजोनेटिंग कंडीशन में, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू 1, वो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, और उसको सॉल्व किया था तो ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन एल सी आ गई। यहां पे भी वही, दोनों को कंपेयर करने पर क्या आ रहा है, एक्सी। इसका मतलब ये बॉडी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। क्या ऑसिलेट हो रहा है, एनर्जी इज बीइंग ऑसिलेटेड बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये प्रूफ हो गया कि एनर्जी इज गेटिंग ऑसिलेटेड बिटवीन दीज टू बॉडीज, गॉट इट। और किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है, तो ओमेगा का वैल्यू होता है, म्यू का वैल्यू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो म्यू इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल सी के बराबर। तो म्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट एल सी। म्यू इज इक्वल टू, गलत कर दिया क्या, हाँ गलत ही किया है। म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई म्यू इज इक्वल टू ओमेगा, तो म्यू इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। म्यू इज इक्वल टू ओमेगा इज 1 अपॉन अंडर रूट एल सी बाई 2 पाई एंड म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी के बराबर। दिस इज द फ्रीक्वेंसी विथ विच इट इज ऑसिलेटिंग। तो ये ऑसिलेशन किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एल सी से वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। यहां पे आपका एलसी ऑसिलेशन एज अ कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। यहां पे आपका एलसी ऑसिलेशन एज अ कॉन्सेप्ट क्या हुआ, समाप्त हो गया। हेडिंग डालें, ये डेरिवेशन समझ में आया, ये हमने क्या किया यहां पे प्रूफ किया, समझ में आया। वैसे ऑब्जेक्टिव में तो सिर्फ इक्वेशंस ही पूछे जा सकते हैं या इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी पूछी जा सकती है, आपको ये डेरिवेशन वगैरह तो नहीं पूछेगा। तो आपको बेसिकली इस बार ज्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर। और न्यूमेरिकल में आपको पूछा जा सकता है ना, कोई फॉर्मूला दे दे और उसे बताए कि बताओ क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दे, तो आपको ज्यादातर उन तरह के सवाल के ऊपर देखना है, डेरिवेशन के ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान देना है। पर फिर भी डेरिवेशन अगर आपको पता रहता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना रिलेटिवली आसान होगा, क्योंकि आपको पता चल गया ना ये फॉर्मूला आया कहां से, गॉट इट। और अगर आपसे पूछ ले कि एलसी ऑसिलेशन हमने कैसे प्रूफ किया था और ये इक्वेशन दे दे रीजन में, तो आप कह सकते हैं कि असर्शन और रीजन मैच कर रहा था, इसलिए हमने ये कंक्लूड किया कि यहां पे ऑसिलेशन हो रहा है, एलसी ऑसिलेशन। यहां तक लिख लेने के बाद आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एलसी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। और इसके बाद आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो 2 पाई म्यू इज इक्वल टू ओमेगा, म्यू इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी बाई 2 पाई एंड म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एलसी। तो ये आप लास्ट यहां लिखेंगे और उसका हेडिंग डालिए एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एक इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, राइट। इन द इंडक्टर करंट I is applied, so energy stored in an inductor, in the inductor L current I is applied, so फ्लक्स विल बी डेवलप्ड। तो ये एलसी ऑसिलेशन क्लियर हो गया। अगर बाई चांस जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है वहां पे अगर पूरा सिलेबस आया और आप बैठ के एग्जाम दे रहे होंगे, तो ये 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है हर साल, ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट और रेगुलरली एवरी ईयर ये सवाल पूछा जाता है 3 नंबर में।
एलसी ऑसिलेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखें और प्रूफ करके दिखाएं कि वो ऑसिलेशन क्या होती है। तो यहां पे आप मार्क कर लें कि 3 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर हर साल ऑलमोस्ट पूछा जाता था। तो अगर एग्जाम, फाइनल एग्जाम में आपको पूरा सिलेबस पूछा गया बाई चांस, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो एलसी ऑसिलेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखें, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, in the inductor L current I is applied, so flux will be developed, hence induced EMF will be generated, induced EMF will be generated, induced EMF will be generated whose magnitude is given by, induced EMF is generated whose magnitude is given by E is equal to dy by dt and E is equal to L di by dt। दोनों इंडक्टर के केस में इंड्यूस्ड जो आपका वोल्टेज है वो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, दिस इज इंडक्टर L एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ जो यहां आया होगा वो किसके बराबर होगा, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी और E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये सर्किट उसके नीचे बना लें। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है इसलिए मैं नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूं, बिकॉज नेगेटिव साइन इज रिडक्शन, वो घट रहा होता है, जो उसको बना रहा होता है वो उसको क्या करता है, अपोज करता है। तो इसलिए मैं नेगेटिव साइन नहीं, क्योंकि सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड पार्ट। कोई दिक्कत? यहां से कैन आई राइट एल डी आई इज इक्वल टू ई डी टी, ये इक्वेशन नंबर 2 से कैन आई राइट एल डी आई इज इक्वल टू ई डी टी। अच्छा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई, तो पावर कैन बी रिटन एज ई आई के बराबर। कैन आई राइट पावर इज इक्वल टू ई आई, तो ये भी आप लिख लें, पावर इज इक्वल टू ई आई एंड इधर आप लिख लें एल डी आई इज इक्वल टू, ये सारे को इक्वेशन मान लीजिएगा। पुट ऑल दीज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। आपको क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी मींस वर्क डन, तो वर्क डन पावर के टर्म से क्या डिफाइन होता है, P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। सो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो पावर की जगह पे आप क्या डाल देंगे, ई आई डाल देंगे। पावर की जगह आप क्या डाल दीजिए, ई आई डाल दीजिए। तो ये W इज इक्वल टू पावर की जगह आपने ई आई डाला डी टी और इसको इंटीग्रेट किया, आई को छोड़ दीजिए तो ई डी टी दिखाई दे रहा है, और ई डी टी को आपने क्या डिफाइन किया है, एल डी आई। पुट कर दीजिए, W इज इक्वल टू आई इंटीग्रेशन ई डी टी, एंड इंटीग्रेशन ई डी टी कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन आई डी आई, कैन बी रिटन सॉरी आई इंटू एल डी आई, ये आप लिख सकते हैं। Got it? अब वर्क डन W इज इक्वल टू L, इंडक्टर है, वैल्यू कांस्टेंट होगी, I को DI के टर्म्स में आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। I को जब आप DI के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, I स्क्वायर बाई 2, वैल्यू विल बी I स्क्वायर बाई 2 आई डी टी का। तो ये क्या हो जाएगा, L I स्क्वायर बाई 2, W इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। जैसे एनर्जी होता है ना हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे ही क्या आ गया, हाफ एल आई स्क्वायर। कहां पे, यहां, ये एल बाहर ले लिया और आई डी आई कर दिया, क्योंकि आई जो है वो करंट डी आई के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट होगा। और इस प्रकार से दिस, और इसका लिमिट अगर मैं डालूं तो ये कहां से कहां होगा, 0 से लेके आई नॉट तक मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां पे भी आई नॉट आ जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, आई नॉट। लिमिट पुट करने के बाद तो वर्क डन होगा हाफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, लिख दीजिए, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। U इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर, दिस द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। ये आप अपनी कॉपी में लिख लें। और कैपेसिटर का आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान है तो आपने लिखा होगा हाफ CV स्क्वायर, या आपने लिखा होगा U इज इक्वल टू हाफ Q बाई Q स्क्वायर बाई C, है ना। तो ये सब फॉर्मूला कैपेसिटर का, इसका, और U इन अ रजिस्टर क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ रजिस्टर I स्क्वायर R, एनर्जी स्टोर्ड इन I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT,
आई स्क्वायर आर टी। ये सब सारा फॉर्मूला अब आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, एक ही जगह पे इसलिए लिखवा दिया। व्हाट इट, इसके नीचे लिखे फॉर एलसी ऑसिलेशन, फॉर एलसी ऑसिलेशन यू इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नो, जो इसमें एनर्जी स्टोर हुआ है। लिखें फॉर एलसी ऑसिलेशन, फॉर एलसी ऑसिलेशन जो एनर्जी स्टोर हो रही है या एनर्जी जो ऑसिलेट हो रही है वो किसके बराबर है, कैपेसिटर की एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है और ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है, यानी ये दोनों एनर्जीज क्या होंगी, बराबर होंगी। आप लिख सकते हैं U इज इक्वल टू, ये बात समझ में आई मैंने जो अभी कहा, मैंने कहा एनर्जी किसके किसके बीच में ऑसिलेट हो रही है, कैपेसिटर एंड ये इंडक्टर की एनर्जी और ये कैपेसिटर की, तो एनर्जी जो ऑसिलेट हो रही होगी वो कितनी है, U इज इक्वल टू हाफ Li नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग ऑसिलेटेड बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। मेरे ख्याल से आपको लॉजिक समझ में आया होगा क्यों अभी ये टॉपिक डाला गया, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, क्योंकि कितनी एनर्जी इंडक्टर से कैपेसिटर में ऑसिलेट हो रही है वो अगर मेरे से कोई पूछ ले तो उसकी वैल्यू मुझे पता चल गई। हेडिंग डालें एसी डिवाइसेस, हेडिंग डालें एसी डिवाइसेस, हेडिंग डालें एसी डिवाइसेस। एसी डिवाइसेस के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। लिखें ट्रांसफॉर्मर के बारे में, एसी डिवाइसेस, हेडिंग डालें ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बारे में लिखिए, राइट, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू either increase or decrease the potential. It is a device which is used to either increase or decrease the potential. Potential को increase या decrease करने के काम में वो आता है। It is a device which is used to increase or decrease the potential. Increase or decrease the potential के काम में आता है। The transformer is of two types. ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे हम कहते हैं वो थोड़ा सा समझते हैं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन हम लोग कैसे बोलेंगे ट्रांसफार्मर को। सपोज ये जिस साइड पर आप सोर्स को लगाते हैं, जिस साइड पर आप क्या लगा रहे हैं, सोर्स को लगा रहे हैं, बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट को ही आप स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। स्टेप अप स्टेप डाउन क्यों किया जाता है, इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट पर्टिकुलर करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए आप पहले उसकी वोल्टेज को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। मैंने आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया इलेक्ट्रिक करंट में दिया होगा कि कैसे पावर प्लांट से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, तो उसमें कई जगह पर हमने स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया था। तो अब जहां एक साइड पे आपने सोर्स दिया, ये मैग्नेट है, दिस इज व्हाट इज मैग्नेट। ये मैग्नेट इधर की एनर्जी को इस साइड में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, और इस साइड आप क्या लगा लेते हो, इस साइड आप रिसीव कर लेते हो, यानी दिस इज वन ऑफ द पॉइंट एंड दिस इज सेकंड पॉइंट, और इस साइड आपको क्या मिल जाता है, आउटपुट, एंड दिस साइड इट इज इनपुट। इनपुट से आउटपुट जब आप ले रहे हैं तो यहां पे कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो जो प्राइमरी साइड पर होता है, जिधर आप सोर्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी साइड, और जिस साइड से आप आउटपुट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी साइड। इफ प्राइमरी साइड का जो नंबर ऑफ कॉइल्स है N1 अगर बड़ा है N2 से, तो मैं बोलूंगा ये स्टेप डाउन है। ये क्या है, स्टेप डाउन है, क्योंकि इधर का बड़ा है इधर का छोटा है, करस्पॉन्डिंगली द पोटेंशियल विल बी लेस ऑन दिस साइड एंड पोटेंशियल विल बी मोर ऑन दिस साइड, जिसका से स्टेप डाउन हो जाएगा। वेयरएज अगर N1 इज लेस देन N2 तो मैं इसे क्या बोलूंगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलूंगा। तो इस प्रकार से आप ये डायग्राम बना लें और वहां पर ये लिख लीजिएगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस प्रकार से दिखाई देते हैं। दिस इज स्टेप अप, जहां पे N1 N2 से बड़ा होता है, माने N1 इज छोटा देन N2, जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा उस तरफ पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप अगर छोटे कम साइड से ज्यादा साइड की ओर दे रहे हैं तो आपने स्टेप अप किया, वेयरएज जहां पे आप ज्यादा साइड से कम साइड को दे रहे हैं, इट मींस आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया, यानी आप वोल्टेज को क्या करना चाहते थे, डिक्रीज करना चाहते थे। दिस इज मैग्नेट
और यही मैग्नेट क्या रहता है, लैमिनेटेड रहता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ लैमिनेशन? मैंने आपसे बताया था कि अगर ये लैमिनेटेड नहीं रहेगा तो ये इसके अंदर भी करंट फ्लो करने लगेगा और एडी लॉसेस, एडी करंट लॉसेस आपको यहां पर देखने मिलेंगे, जो कि अच्छा नहीं होता किसी सर्किट के लिए। तो टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस हम लोग इसको क्या कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। तो दिस इज लैमिनेटेड कोर, दिस इज लैमिनेटेड मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक कोर, इसको लैमिनेटेड मैग्नेटिक कोर के नाम से जानते हैं। कई बार बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, एक आयरन का कोर भी डाल देते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यहां का मैग्नेटिक फील्ड उधर ले जाए, इसके बीच में हम क्या डाल देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर भी बीच में पुट कर देते हैं। दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर जिसका मुख्य काम होता है टू इंक्रीज दी कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। लिखिए उसके नीचे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। डायग्राम बना लिए? नहीं, चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, किस प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर काम करता है? और जैसा कि आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि एक तरफ का इंडक्टेंस दूसरी तरफ जा रहा है, यानी एक तरफ का वोल्टेज दूसरी तरफ जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या किस तरह का यहां पे प्रिंसिपल काम कर रहा होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। वेरी गुड, म्यूचुअल इंडक्शन का काम हो रहा है, राइट। प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर इधर काम होता है। लिखें म्यूचुअल इंडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल याद रखिएगा। कंस्ट्रक्शन मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आपने किया है। क्या क्या है? दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी साइड, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड वैसी साइड होती है जिस तरफ आप सोर्स लगाते हैं, सेकेंडरी साइड वैसी साइड होती है जिधर आप आउटपुट लेते हैं। अगर प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड इज कनेक्टेड विथ अ लैमिनेटेड मैग्नेटिक कोर और बीच में आप क्या डालते हो, सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, जो मैग्नेटाइजेशन को क्या करता है, एनहांस करता है। द रीजन ऑफ लैमिनेशन इज, लैमिनेटेड रहेगा तो एडी करंट लॉस होने की संभावना कम है। ये सब चीजें आपको पता है। हेडिंग डाले वर्किंग एंड थ्योरी, वर्किंग एंड थ्योरी। क्या चीज को? हाँ बनाना है। आपको क्यों लग रहा है कि मैं ड्राइंग प्रैक्टिस कर रहा हूं? सॉफ्ट आयरन कोर, राइट। वर्किंग एंड थ्योरी। द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, in secondary coil, the value of EMF induced in secondary coil due to alternating voltage applied to primary coil depends upon the value of EMF induced in secondary coil. EMF secondary coil में कितना induce होगा by the primary coil depends upon the number of turns. नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू प्राइमरी कॉइल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स हैं इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इफ द सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, देन इट इज स्टेप up transformer. If the number of coils, number of turns in the secondary coil is less than the number of turns in the primary coil, then it is step down transformer. ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज बेसिक प्रिंसिपल ही यही है। वी कंसिडर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, पैराग्राफ चेंज, वी कंसिडर एन आइडियल ट्रांसफार्मर in which the primary has negligible resistance. We consider an ideal transformer, जो कि असंभव है, ideal transformer in which primary has negligible resistance. संभव है कि negligible resistance है? अगर वायर है तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, और रेजिस्टेंस होगा तो हीट डेवलप होगा ही होगा, क्योंकि उसमें करंट फ्लो कर रहा है, और अगर करंट फ्लो होगा तो उसमें हीट डेवलप होगा।
हीट को बचाने के लिए ही मैंने कहा था, देखा होगा अपने साइड में एक तो डब्बा लगा रहता है, यहां से कूलेंट डाला जाता है, वो कूलेंट उस हीट को क्या करता रहता है, ठंडा करता रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना बढ़ जाती है, और यही रीजन है कि ठंडा में कभी ट्रांसफार्मर नहीं जलता है, गर्मी में ट्रांसफार्मर जलता है, क्योंकि कूलेंट भी अगर गर्म हो जाए 50 डिग्री सेल्सियस पे तो बेचारा क्या करेगा, वो तो कूलेंट गर्म हो गया तो अब वो क्या ठंडा करेगा दूसरे को, कहानी गड़बड़ा जाएगी। लिखें आगे, negligible resistance and all the flux in the core links, all the flux in the core links, both primary and secondary winding, all the flux in the core links, both primary and secondary windings। ये भी एक assumption है जो कि गलत है, सारा का सारा फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी को लिंक करेगा, ये संभव नहीं है, कुछ ना कुछ तो रास्ते में लॉस होगा ही होगा, एंड दैट लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एडी करंट हो कि हिस्टेरेसिस लॉस हो, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। 100% पूरा लिंक्ड हो प्राइमरी और सेकेंडरी, ये संभव नहीं है। गॉट इट? तो 3 प्रकार के लॉसेस यहां से पैदा हो गए। पहला लॉस फ्लक्स लिंकेज लॉस, दूसरा लॉस रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, तीसरा एडी करंट, और चौथा हिस्टेरेसिस। क्या है ये चारों लॉस, थोड़ा सा उसके बारे में सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, यहां से यहां अगर फ्लक्स लिंक हुआ है तो कुछ फ्लक्स लॉस करेगा, दैट इज द टाइप ऑफ लॉस इज नोन एज फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लीकेज, लीक कर गया, लीक करना मतलब थोड़ा सा बह गया। सेकेंड, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, वायर आपका अगर दोनों साइड लगा है और उसमें करंट फ्लो करेगा तो 100% है, वहां पर कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा। थर्ड, एडी करंट, मैग्नेट अगर आपका लगा हुआ है और वो मैग्नेट को चाहे कितना भी आप लेमिनेट कर लीजिए, 100% आप उसको एडी करंट से नहीं बचा सकते। हम लोग उसके लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, हम 100% लॉस को खत्म नहीं कर सकते। और लास्ट, अगर आप यहां सॉफ्ट आयरन कोर लगाएंगे तो वहां पे हिस्टेरेसिस लॉस को होना ही होना है। तो कुल मिला के कितने लॉस हैं? 4 लॉस। अगर एग्जाम में पूछता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉसेस, तो उसका आंसर क्या होगा? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, वन इज फ्लक्स लीकेज, सेकंड इज रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, थर्ड इज एडी करंट, एंड फोर्थ इज द हिस्टेरेसिस लॉस प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्ट आयरन कोर। ये बात समझ में आ गई? चलिए एक दो फॉर्मूला लिखें, क्या चीज? अरे वो लॉसेस बाद में लिखाएंगे, पहले फॉर्मूला तो लिख लीजिए। ये कैसे पता चला स्टेप अप स्टेप डाउन? ये फॉर्मूला लिखिए, राइट। आईपी बाई आई एस, आईपी बाई आई एस इज इक्वल टू वीएस बाई बीपी इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स of secondary and primary coil. Voltage of secondary coil by voltage of primary coil is equal to the number of turns to secondary coil by primary coil. यही रीजन है कि V and N are directly proportional. जिसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा उसका पोटेंशियल ज्यादा, इसीलिए आपने सेकेंडरी में जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया तो वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्म हो गया, और जब आपने सेकेंडरी का टर्म नंबर ऑफ टर्न्स घटा दिया तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म हो गया। और वोल्टेज और करंट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा? उल्टा होगा, कीपिंग द रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स, जो कि हमारा एजम्पशन है, ऐसा होता नहीं है। तो इस हिसाब से ये 2 फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें मुझे कोई पूछे कि बताओ सेकेंडरी VS कितना होगा, और मुझे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी पता है, तो क्या ये इसका फॉर्मूला होगा नहीं होगा? बताइए। VS इज इक्वल टू NS बाई NT इंटू VP। अगर ये तीनों दिया रहे तो क्या वोल्टेज हमें कितना सेकेंडरी में मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? ये रिलेशनशिप आपको क्या रखना है। अच्छा कोई मुझे बोले बता IS कितना होगा? IS इज इक्वल टू NP बाई NS इंटू IP। ये फॉर्मूला होगा नहीं होगा? V के टर्म्स में IS इज इक्वल टू IS इज इक्वल टू VP बाई VS इंटू IP। ये रिलेशनशिप अगर आपको ध्यान है तो कोई भी क्वेश्चन जो आपको ट्रांसफार्मर रिलेटेड पूछा जाएगा वो आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं? उसके नीचे हेडिंग डाले एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, व्हाट आर द लॉसेस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर?
ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है क्या क्या लॉसेस हैं। पहला लॉस फ्लक्स लीकेज, सेकेंड लॉस रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग से जो लॉस आता है उसको आई स्क्वायर आर लॉस भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आई स्क्वायर आर लॉस। तो लिख दीजिए पहला फ्लक्स लीकेज, सेकेंड लिखिए रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आई स्क्वायर आर लॉस, थर्ड लिखिए एडी करंट, थर्ड लिखिए एडी करंट, फोर्थ लिखिए हिस्टेरेसिस, थर्ड लिखिए हिस्टेरेसिस, थर्ड लिखिए हिस्टेरेसिस। फ्लक्स लीकेज को आप कैसे कॉम्पेंसेट करके बचाएंगे? ये जो ढांचा है ना, ये सबसे पुराना ढांचा बनाया हुआ है। आज के दिन में ऐसा और ट्रांसफार्मर नहीं होता है। आज के दिन में जो ट्रांसफार्मर आपको पाया जाता है उसका डिजाइन अब बहुत अच्छा हो गया है। हम ऐसा डिजाइन रखते हैं जिससे कि कम से कम मैग्नेटिक फील्ड हवा में, मतलब ये फ्लक्स जो है एक से दूसरे में लिंक होना चाहिए। अगर मान लीजिए रास्ते में ज्यादा मैग्नेटाइजेशन इधर उधर बर्बाद होगा तो जो एनर्जी यहां से चली है यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। अभी जो डिजाइन चल रहा है वो कैसा है? ये एच डिजाइन का है, जहां पे इस तरह से इस तरफ आप क्या लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सोर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट। इधर आप क्या ले रहे हैं? आउटपुट ले रहे हैं। अब क्या हुआ, मैग्नेट जो फ्लक्स को लिंक करा रहा था, जो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, उसको आपने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। तो फ्लक्स लीकेज की संभावना को आपने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। तो फ्लक्स लीकेज को, लॉस को बचाते कैसे हैं? बाई इंप्रूविंग द डिजाइन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो फ्लक्स लीकेज के बगल में लिख दीजिए वी कैन हाउ टू रिड्यूस, माने चाहे लिखिए रिडक्शन ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, सब हेडिंग डालिए रिडक्शन ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, रिडक्शन ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। कैसे कैसे आप लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं? पहला लॉस कैसे रिड्यूस करेंगे? बाई इंप्रूविंग द डिजाइन ऑफ द ट्रांसफार्मर। रिडक्शन ऑफ लॉसेस, रिडक्शन ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर से पहला लिखेंगे बाई इंप्रूविंग द डिजाइन ऑफ द ट्रांसफार्मर। सेकेंड आई स्क्वायर आर लॉस को आपको रिड्यूस करना है। आई स्क्वायर आर लॉस को रिड्यूस करना है, आपको रेजिस्टेंस को कम करना होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। और रेजिस्टेंस कम हुआ तो ऑब्वियसली लॉस क्या हो जाएगा? करंट। बिकॉज करंट के ऊपर तो हमारा बहुत सारा इंफ्लुएंस नहीं है, करंट तो सोर्स से आ रहा है तो उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, बट व्हाट यू कैन कंट्रोल इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एरिया बढ़ा दें। तो सेकंड जो लॉस है उसको रिड्यूस करने के लिए थिक वायर मस्ट बी यूज्ड इन दी ट्रांसफार्मर। लिखिए सेकंड का, थिक वायर्स मस्ट बी यूज्ड इनसाइड दी ट्रांसफार्मर। थिक वायर यूज करिए आप, मोटा वायर यूज करिए। थर्ड पॉइंट, एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए लैमिनेटेड मैग्नेटिक कोर मस्ट बी यूज्ड। लैमिनेटेड मैग्नेटिक कोर मस्ट बी यूज्ड। एंड द लास्ट पॉइंट, हिस्टेरेसिस लॉस को बचाने के लिए ऐसे मटेरियल का प्रयोग आप कीजिए जिसका हिस्टेरेसिस लॉस कम हो। हिस्टेरेसिस लॉस को बचाने के लिए आप ऐसे मटेरियल को यूज कीजिए जिसका हिस्टेरेसिस लॉस कम हो। हिस्टेरेसिस लॉस कम किसका होता है? जिसका एरिया अंडर कर्व, जो एक ग्राफ आपको पढ़ना चाहिए था जो इस बार आपके सिलेबस से हटाया गया है, वो इस प्रकार का एक पत्ता जैसा एक कर्व होता है। वो कर्व जिसका सबसे कम हो, जिसका ये एरिया इनसाइड द कर्व सबसे कम होता है, वो सबसे अच्छा हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करने वाला मटेरियल होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि सॉफ्ट आयरन कोर रिड्यूसेस द हिस्टेरेसिस लॉस मैक्सिमम। इसलिए हम लोग चाहे जनरेटर हो कि मोटर हो कि ट्रांसफार्मर हो, इसके बीच में जो मटेरियल यूज करते हैं उसका नाम क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर दैट रिड्यूसेस द हिस्टेरेसिस लॉस। तो चौथा पॉइंट लिखें, टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉस अ मटेरियल विथ low hysteresis loss is used. A material with low hysteresis loss is used. Heading वाले uses of transformer. Heading वाले uses of transformer. क्या क्या uses हो सकते हैं ट्रांसफार्मर के?
तो ट्रांसफार्मर एक तो भाई हमारे घर के अगल बगल में ही पाया जाता है, आपको पता भी है ट्रांसफार्मर हमारे घर के इर्द गिर्द पाया जाता है, तो वो दैट इज वन ऑफ द यूज, वो स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह यूज होता है। तो पहला, इट इज यूज्ड एज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फॉर द ट्रांसमिशन पर्पस। इट इज यूज्ड एज स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फॉर ट्रांसमिशन पर्पस। सेकेंड, वेल्डिंग आप सुने हैं, वेल्डिंग करने के काम में भी वो काम आता है, वेल्डिंग करने के काम में भी वो काम आता है। इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वेल्डिंग। इट इज यूज्ड इन द इंडक्टेंस फर्नेस। इट इज यूज्ड इन द इंडक्टेंस फर्नेस। इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वेल्डिंग। थर्ड, इट इज यूज्ड इन द इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में भी काम आता है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is used as voltage regulator. It is used as voltage regulators for TV, computer, refrigerators, etc. It is used as voltage regulators for TV, computers, refrigerators, etc. याद करिए, पुराने जमाने में जब स्टेबलाइजर एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, टीवी के बगल में एक स्टेबलाइजर, तो फ्रिज के बगल में एक स्टेबलाइजर, अचानक से वोल्टेज लो हो गया, पूरा डिम हो रहा है, मम्मी कस के आवाज लगी, जल्दी जा जल्दी जा जल्दी, स्टेबलाइजर का कान ऐठ, वो कान ऐठा, उसका ठक 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 आपने बढ़ाया, और जो वोल्टेज 180 था वो बढ़ा के आपने क्या कर दिया, 220 कर दिया। क्या हुआ, आपने 180 को 220 में कैसे कन्वर्ट कर लिया, आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर किया। कान ऐठ के क्या किए, कान ऐठे तो आपने वहां पे सब वाइंडिंग्स लगा हुआ है, वो 180, 200, 220, 240 वाइंडिंग्स है। आप जैसे ही 180 पे है, उसका कान ऐठे 2 बार, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा, फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, 180 220 में कन्वर्ट हो गया। आपका जो स्टेबलाइजर, वो जो फ्रिज या टीवी है, उसको स्टेबल वोल्टेज मिलने लग गया, वो निश्चिंत हो गया। कई बार क्या होता है, हाई वोल्टेज आ जाता है, वो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, पत्नी ने पति को बीच बाजार में मारा और हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। हाई वोल्टेज ऐसे सुने, वो नहीं सुने, वो पति कई बार ऐसे कुछ गलत काम कर रहा था, वाइफ ने पकड़ लिया तो बीच बाजार में चप्पल से मारने लग गई और हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। खैर, पहले पति पत्नी में होता था, आजकल तो गर्लफ्रेंड लोग भी हाई वोल्टेज ड्रामा कर दे रही है बीच बाजार में, जिसका कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हाँ, वो कह रहा खुदा खुदा के मार रही है। तो ये हाई वोल्टेज जो है वो, अब देखिए, मान लीजिए 240 हो गया, 260 हो गया, अभी आपका अप्लायंसेस बना हुआ है 220 के लिए, वोल्टेज चला गया 260 पे, आप उल्टा कान ऐठे और वो वापस से कहां गया, तो अभी आपने स्टेप को, वोल्टेज को क्या किया, रिड्यूस किया। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी स्टेबलाइजर में दोनों होता है, स्टेप अप भी और स्टेप डाउन भी, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन वो इसको करता है, काम करता है। पहले क्या करता था, मैनुअली करना पड़ता था, खट 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 ऐसे हाथ से करना पड़ता था। अब आजकल आ गया है ऑटोमेटिक, जैसे ही स्टेप अप होगा, मतलब जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा, ऑटोमेटिक कट 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 आवाज आएगी, और वो ऑटो आपका जो वोल्टेज है उसको, यानी इस तरफ से चाहे जो भी आए, इनपुट से चाहे जो भी आए, आउटपुट फिक्स है, वो 220 ही जाएगा। इनपुट 240 आ रहा हो तो वो भी उसको रिड्यूस करके यहां पहुंचा देगा, इनपुट 120 180 आ रहा हो तो भी वो इंक्रीज करके उसको यहां पहुंचा देगा। ये जो फेनोमेना है, दिस इज डन बाय स्टेबलाइजर, जिसको हम लोग प्यार से स्टेबलाइजर को वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर, नाम ही बता रहा है ना, वोल्टेज को रेगुलेट करे, वोल्टेज रेगुलेटर। इस जगह पर आकर आपका जो एसी चैप्टर है वो समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।